अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है आज हम जो डील करने वाले हैं वो है वर्क एंड कंजर्वेटिव फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क मेरे पास यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताना चाहूँ तो कुछ यूँ है कि अगर आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने के बाद वो जिस्म कुछ फासला कवर करें तो वो वर्क कहलाता है। और वर्क का दूसरा डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वर्क डन जो है एक डॉट प्रोडक्ट है किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। यानी कि वर्क डन क्या है, वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का। और जब इन दोनों को डॉट किया जाता है तो बनने वाला रिज़ल्ट वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी बनता है। उसका मतलब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ये जो चीज़ स्क्रीन में शो हो रही है अभी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे डील नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि जैसे हमें जो नॉलेज में रखने वाली जो बात है वो ये है कि एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि वर्क डन क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, पहला केस है मेरे सामने। इस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, ज़ीरो है। तो हमने क्या किया, थीटा की जगह एंगल ज़ीरो ले लिया। तो कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। तो कॉस ज़ीरो 1 लिखा हमने, एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब एफ एस। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो यानी पैरेलल हो यानी थीटा शुड बी ज़ीरो हो तो आपको वर्क डन हमेशा क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है। इसी तरह सेकंड केस क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। आर नॉर्मल टू ईच अदर का मतलब ये है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल हो या फिर परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान जो एंगल मिलता है मुझे वो मिलता है 90। तो एफ डी कॉस 90 का मतलब है, यानी कॉस 90 अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे सामने ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एफ डी, तो वर्क डन इस सूरत में मुझे क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखना है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो आपको वर्क डन हमेशा क्या मिलने वाला है, मिनिमम यानी कि ज़ीरो। तीसरा केस क्या है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हों और उसका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में कवर हो रहा हो, मतलब कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट इन डायरेक्शन हो। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, 180 होगा। तो cos 180 इज़ इक्वल टू -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय एफ डी, तो मेरे पास वर्क डन मिलेगा -FD। तो हमेशा याद रखना कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो एंगल क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है और लिहाजा एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी रखना है। अच्छा, इस स्क्रीन पे जो है यूनिट ऑफ वर्क डन शो हो रहा है कि पेपर में एक एमसीक्यूज़ आता है कि लार्ज वर्क डन की यूनिट क्या है वो बता दो, स्मॉल वर्क डन की यूनिट क्या है वो बता दो। तो सबसे पहले वर्क डन की यूनिट जो है जूल होती है और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए न्यूटन मीटर हो सकती है। एसआई के केस में, सीजीएस सिस्टम के केस में कैलोरी मीटर होगा और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के केस में B.T.U होगा। और 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है और 1 PTU 1055 जूल के बराबर है। ये वाली लाइन जो एमसीक्यूज़ का हिस्सा होता है वो याद रखना है।
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 होगी। यहाँ पर गलती से 19 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा कि -19 होगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, पेपर में आता है कि वर्क डन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी, तो वर्क डन की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे लिखा है यहाँ पर मैंने कि ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंपल मतलब यह है कि हर वो चीज़ या हर वो ऑब्जेक्ट जिसे ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट करे, यानी कि हर वो जिस्म जिसे ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट करे किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अच्छा, पेपर में आने वाला सवाल डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड का डेफिनेशन पेपर में पूछता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड को हम कहते हैं कि ऐसा रास्ता किसी भी बॉडी का ऐसा रास्ता जो कि क्लोज पाथ हो, यानी कि कोई भी बॉडी अगर वर्क डन परफॉर्म करती है क्लोज पाथ पर, तो उसका वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। यानी कि हम सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो ऐसा पाथ जिसमें वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो और वो क्लोज पाथ हो, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा गया है, जैसे पहला डेफिनेशन में मैंने लिखा है कंजर्वेटिव फील्ड का, कि ऐसा पाथ या ऐसी फील्ड जिस पे वर्क डन इंडिपेंडेंट, यानी कि वो वर्क डन पे डिपेंड ही ना करती हो, उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यानी कि हर वो क्लोज पाथ हम कह सकते हैं जिसका वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो आए उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड के बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें आप पता होना चाहिए कि यह है क्या। कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की जानिब फेंकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाई पिक पे फेंकते हैं, तो होता क्या है कि वो बॉडी कुछ टाइम बाद ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती है। तो इसका सिंपल रीज़न ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब फेंका जाए तो कुछ टाइम बाद वो बॉडी दोबारा ज़मीन की तरफ आती है। वो किस लिए आती है? क्योंकि बॉडी को ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा होता है और वह अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लिहाजा इसमें एक वर्क डन कवर हो जाता है, किस तरह के फोर्स ऊपर की जानिब लगाई जाती है, या फिर मैं कहूँ कि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो तो फोर्स नीचे की तरफ लगाई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ हाइट कवर हो रहा है, जिसकी हाइट का कवर होना और फोर्स का लगना ये वर्क डन के इक्वल बन जाती है। ठीक है, हाँ, ये चांसेस है कि ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जिस तरह मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इफ़ कैन डू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि हमने सबसे पहले एक बॉडी को लिया जिसका मास m है, उसको मैंने ऊपर की जानिब फेंका, उसका मास m था, तो उसकी इनिशियल पोजीशन hi थी और उसकी फाइनल पोजीशन hf थी। तो जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो hf माइनस hi इसके बराबर होगा h का। अच्छा, इसमें सिंपल लिखा गया वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दी बॉल। मतलब कि जब किसी बॉल को ऊपर यानी फेंका जाए तो लाजमी तौर पर उसे ज़मीन अपनी जानिब किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उससे हमने कहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और तो वहाँ पर एक वर्क डन परफॉर्म होता है, वो वर्क डन का फार्मूला F.S है। यहाँ पर F बराबर है वेट के, क्योंकि ज़मीन उस बॉडी को वेट से खींच रही होती है, तो F को हटा के हमने वेट लिख दिया और S को हटा के हमने HF माइनस HI लिख दिया। और सिंपल डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से खुला cos 180 क्यों लगाया, एंगल 180 कैसे हो गया? 180 इस तरह हुआ कि हमने बॉडी को जब फेंका था वो ऊपर की जानिब फेंका था। जब बॉडी पे हमने फोर्स लगाया था तो वो ऊपर की जानिब लगाया था, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, और जबकि वो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो नीचे की तरफ कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब हमने पढ़ा अभी थर्ड केस में कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन हो
तो उनके दरमियान जो एंगल होती है वो क्या होती है, 180 बनती है। तो cos 180 का मतलब -1 है, तो यहाँ पर cos 180 को हटा के हमने -1 रख दिया। अच्छा, HF माइनस HI को हटा के हमने स्मॉल h यूज़ किया, यहाँ पे हम कैपिटल H ऊपर लिखा है हमने, अब स्मॉल h कर सकते हैं। और वेट बराबर है mg के, तो यहाँ पर हमने वर्क बराबर हो गया किसके, mg के। और h जो है वो HF माइनस HI को हटा कर आया और -1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू -mgh। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जब भी कोई वर्क डन हो रहा हो ग्रेविटेशनल फील्ड में या ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करेगा हाइट पे। ये MCQs पेपर में आ सकता है कि जब वर्क डन परफॉर्म हो रहा हो ग्रेविटेशन फोर्स से, तो वो किस पर डिपेंड करता है। अमूमन तौर पर लोग लगाते हैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें, यानी कि पाथ पे कुछ और कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा होता है ना, यानी कि जब कोई बॉडी ऊपर की जानिब फेंकी जाए और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्क डन परफॉर्म कर रही हो, तो वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। ठीक है, ये याद रखना, ये किस पर डिपेंड करती है, हाइट पे। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। और ये बात यहाँ पे बताया गया कि वो रास्तों पे डिपेंड नहीं करती है, वो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से जा रहा है और कहाँ से जा रहा है ये डिपेंड नहीं करती, वो सिंपल डिपेंड करती है हाइट पे, किस हाइट से उससे फेंका जा रहा है। ठीक है, आई होप इससे ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन का है और सवाल कह रहा है डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड और साबित करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। दोबारा रिपीट करता हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि ऐसा पाथ जिसमें वर्क डन क्या हो, ज़ीरो, ऐसा क्लोज पाथ, यहाँ पे वर्ड यूज़ करना क्लोज का वर्ड यूज़ करना लाजमी है। ऐसा क्लोज पाथ जिसमें वर्क डन की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो, ऐसा क्लोज पाथ जिसमें वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और हमें ये साबित करना है कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड के बराबर है। तो सिंपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या कि ऐसा रास्ता जिसे ज़मीन यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा हो किसी फोर्स से, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जिस एरिया तक महदूद है उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस एरिया तक या उसका असर पाया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमें ये साबित करना है ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और इसी का मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया, अगर ये सवाल इस तरह नहीं आया तो इस तरह आएगा कि शो दैट, साबित करो ग्रेविटेशनल फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड, और इसी तरह प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। आज देखते हैं कि क्या इसका हो सकता है। और हमने एक स्टेटमेंट लिखा है डेडलाइन में कि पेपर में बातों का ये भी आया हुआ है कि साबित करें कि कैसे किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड का जो क्लोज पाथ होता है उसका वर्क डन कैसे ज़ीरो है। तो हमने एक डायग्राम बनाया और एक ये ट्रायंगल की तरह है, और हम देख सकते हैं कि हमने कंसीडर किया है क्लोज पाथ ABCA मतलब ट्रायंगल का हमने स्टार्ट देखा तो A, फिर B, फिर C, फिर A, यानी कि ये ABCA है। और विच आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लेस ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इन साइडों में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को प्लेस किया। और अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है। एक लाइन ड्रॉ की है जो BC लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि जो मेरी BC लाइन है वो परपेंडिकुलर है ग्रेविटेशनल फील्ड के। और वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वो AD लाइन, यानी कि मैंने एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है जो AD लाइन है। AD वो लाइन है जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो किस पे परपेंडिकुलर है, BC लाइन पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम AD है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है, AD है, जो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, फिर आगे क्या, अब हमें ये साबित करना है कि वर्क डन जो है, जो पाथ है ABCA का, वो कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें बारी बारी साइड को टैग करना होगा। यानी कि पहले मैं साइड टैग करूँगा AB,
फिर बी सी, फिर सी है। अच्छा एक और चीज़, ए बी वाले फासले को हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो दिया है नाम S1 दिया है, बी सी को हमने जो डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया वो S2 है, और सी ए को जो हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया वो S3 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए बी S1 है, बी सी S2 है, सी ए S3 है। अच्छा, ए बी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इस डायग्राम में मैंने नहीं बनाया लेकिन आप लोगों को पेपर में बनाना होगा। ए बी का जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है, और ए डी और बी सी आप लोगों को पता है ये 90 डिग्री है, और डी सी ए, सबसे पहले ए सी के दरमियान जो एंगल यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा हूँ मैं, ए की तरफ जो एंगल है वो है बीटा, और जो हमें एंगल चाहिए वो चाहिए सी की तरफ का एंगल। तो जो सी की तरफ का जो एंगल होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा कि जब हम बीटा को 180 को जब माइनस करवाएंगे बीटा से तो मेरे पास आएगा, या फिर हाँ 180 को माइनस करवाएंगे बीटा से तो मेरे पास वो एंगल आएगा जो मुझे चाहिए, सी एंगल। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने ए से लेके बी तक का वक्त निकाला, पहले पार्ट में लिखा हो नज़र भी आ रहा होगा, डब्ल्यू ए अप्रोच बी, यानी कि ए एरो बी इज़ इक्वल टू एफ डॉट S1। ए बी का जो फासला वो S1 है तो S1 लिख दिया, इसको हटाया एफ S1 कॉस अल्फ़ा, नज़र भी आ रहा होगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि S1 कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो बराबर है h के। कैसे बराबर है h के, देखते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों को याद हो कॉस थीटा वाला रिलेशन, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस है। तो मेरे पास जो बेस है सबसे पहले वो मेरे पास है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो मेरे पास S1 है, और जो मेरे पास बेस है वो मेरे पास h है, यानी कि ए से लेकर डी तक का जो हाइट है वो मेरे पास क्या है, h है, h स्मॉल h। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ किया, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस आवर हाइपोटेन्यूस, बेस मेरे पास h है, हाइपोटेन्यूस मेरे पास S1 है। ठीक है, तो अगर आप सोचो या अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस आवर हाइपोटेन्यूस, बेस मेरे पास क्या है h, हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है S1 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो S1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा, तो S1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, h के। तो मैंने क्या किया, f इज़ इक्वल टू h लिखा, f बराबर है mg के तो mg लिख दिया, यानी कि f बराबर है w के, w बराबर है किसके, mg के, तो mg h लिख दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने BC निकाला, और BC में हमें पता है कि एंगल जो है वो 90 है, तो 90 का मतलब cos 90 इज़ इक्वल टू 0, तो मेरे पास BC आ गया 0। और इसी तरह S3 का जो था, मैंने आप लोगों को कहा कि S3 का जो एंगल है वो कैसे आएगा कि जब मैं 180 को माइनस करूँगा बीटा, बीटा कहाँ से आया कि जो मेरे पास S3 के जो एरो है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऊपर, जो एरो जहाँ पे शो हो रहा होगा S3 का, और जो A पार्ट है वहाँ पे बीटा एंगल है, तो बीटा का जो एंगल है वो मेरे पास क्या होगा, कुछ इस तरह है कि 180 माइनस बीटा जब मैं करूँगा तो मेरे पास सी एंगल आएगा, मुझे जो चाहिए वो सी का एंगल चाहिए। तो किस तरह आया, मैंने निकाला कि 180 माइनस बीटा, बीटा कहाँ का है, बीटा ए वाले एंगल का है। ठीक है जी, जो ए की तरफ है ना वो 180 है, तो 180 माइनस बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास सी एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस बीटा जब करेंगे तो इसका एक पूरा फार्मूला है, तो उस फार्मूले को हम जब हम फार्मूले को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैथ के लिए जो है सिंपल है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के तौर पे, तो हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आइडिया के लिए। f इज़ इक्वल टू mg जो कि नज़र आ रहा होगा, S3 जो कॉस 180 माइनस बीटा है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, माइनस S3 कॉस बीटा में, यानी कि जब हम इसको कॉस 180 माइनस बीटा को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा माइनस S3 कॉस बीटा।
ठीक है। और हमें पता है अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया S1 cos अल्फ़ा किसके बराबर है मेरे पास h के, तो इसी तरह S3 cos बीटा मेरे पास किसके बराबर है h के, तो माइनस mgh बन गया। अच्छा, लिहाजा फिर हमने क्या किया, टोटल वर्क डन निकाला। कैसे निकाला टोटल वर्क डन, कि वर्क डन इज़ इक्वल टू WA एरो B प्लस WB एरो C प्लस WC एरो A से लेके B तक की जो वैल्यू वो mgh है पॉजिटिव, तो लिख दिया। B एरो C की जो वैल्यू वो 0 है, तो 0 लिख दिया। C एरो A है, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस mgh। तो जब मैंने सॉल्व किया mgh से पॉजिटिव mgh नेगेटिव mgh दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस तरह हमने ये प्रूव किया कि कंजर्वेटिव फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और ये इसके रिज़ल्ट है। ये तीनों में से अगर 2 भी लिख लोगे तो आप सही कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें हमने क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब जैसे वर्क डन की वैल्यू क्या हो, 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमने क्या कहा कि जब टोटल वर्क डन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, थैंक यू। और इसके नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह